this is zoologist Eki and I'm here to discuss about regeneration in vertebrates, and in this video I'm going to talk about salamanders because they are come in amphibians, and we know that they are vertebrates because they have notochord and that convert later in vertebra. On the introductory part, first of all we will understand about regeneration. एक्चुअली में रीजनरेशन क्या होती है? रीएक्टिवेशन करना, रीएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंट इन पोस्ट एम्ब्रॉयनिक लाइफ टू रिस्टोर मिसिंग और डैमेज टिश्यू. जैसे अगर हम लिजार्ड की बात करते हैं तो उसकी पोस्ट एम्ब्रॉयनिक लाइफ में जब उसकी डेवलपमेंट पूरी हो जाती है तो एक फुल्ली डेवलप एक लिजार्ड एडल्ट लिजार्ड फॉर्म होती है. बट अगर उसकी टेल को कट कर दिया जाए तो वो दोबारा से क्या हो जाती है? रीएक्टिवेट करती है अपनी डेवलपमेंट प्रोसेस को और रीस्टोर कर लेती है अपनी मिसिंग टेल को. तो मिसिंग ऑर्गन्स और डैमेज टिश्यू को रीस्टोर करने की प्रोसेस को डेवलपमेंट कहते हैं. जैसे रीजनरेशन है डिफरेंट स्पीसीज में देखने को मिलती है. जैसे अगर हम हाइड्रा की बात करें तो उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो एक एंटायर फुल ग्रोवन इंडिविजुअल फॉर्म कर सकती है रीजनरेशन के थ्रू. अगर प्लेन एरिया में देखें हम प्लेटफॉर्म्स वगैरह में, उसमें होल एंटीरियर पोस्टीरियर हाफ जो बॉडी है अगर हम इसको बीच में से कट कर देते तो एंटीरियर हाफ इसका डेवलप हो सकता है और पोस्टीरियर हाफ डेवलप हो सकता है. अगर हम एम्फीबियन फिश की बात करें तो उनमें लिम्स को डेवलप करने की कैपेबिलिटी होती है, टेल को, फिन को, लेंसेज को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट, अदर ऑर्गन्स को. अगर हम मैमल्स की बात करें तो एंटलर्स को डेवलप किया जा सकता है. अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो वहाँ पे लीवर एक रीजनरेटिव टिश्यू होता है. सो देर आर बेसिकली 4 मोड्स ऑफ रीजनरेशन. फर्स्ट है हमारा स्टेम सेल मेडिएटेड रीजनरेशन, सेकंड है हमारा एपीमॉर्फिसिस और थर्ड है मोरफाइलेटेक्सिस और फिर कंपनसेटरी रीजनरेशन. स्टेम सेल मेडिएटेड में क्या होता है? कुछ स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन में, टिश्यू में, जो रीजनरेट करते हैं. अगर हम हमारी बात करें तो हमारे जो हेयर साफट होते हैं उनमें रीग्रोथ की कैपेसिटी होती है, वो फोलिकुलर स्टेम सेल से ग्रो कर पाते हैं. और जो हमारी हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती हैं, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स में कैपेबिलिटी होती है रीजनरेट करने की. तो जो बोन मैरो में फॉर्म होती है, बोन मैरो हमारी जो बोन्स होती है उसमें प्रेजेंट होता है, तो वहाँ से तो स्टेम सेल्स में कैपेबिलिटी होती है, वो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं. मल्टीपोटेंट का मतलब है कि वो ये नहीं है कि बहुत टाइप की सेल्स दे देंगे, वो किसी पर्टिकुलर टाइप्स की कुछ सेल्स दे पाती है. फिर होता है और बाद में जब जो हमारी सेल्स हैं जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं वो डिवाइड होंगी और फिर उसके बाद वो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स फॉर्म कर देंगी. ये सेकंड होता है हमारी एपीमॉर्फोसिस. ये कुछ स्पीसीज में मिलता है, जैसे एपीमॉर्फोसिस हाइड्रा में भी मिलता है, सालामेंडर में भी मिलता है. तो एपीमॉर्फोसिस में क्या होता है? कुछ स्पीसीज होती हैं जिसमें अडल्ट स्ट्रक्चर डी डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं. डी डिफ्रेंशिएशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक सेल जो डिफ्रेंशिएट हो चुकी है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेल्स डिफ्रेंशिएट हो चुकी हैं कि भाई ये मसल सेल्स है, स्केलेटल सेल्स है या फिर न्यूरॉन सेल्स हैं, तो ये ऑलरेडी क्या हो चुकी हैं? डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है कि वो डिफ्रेंशिएट होकर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेल्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं. और डी डिफ्रेंशिएट का मतलब है कि वो अपनी डिफ्रेंशिएट स्टेज से डी डिफ्रेंशिएट में आ जाती हैं कि प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स की फॉर्म में आ जाती है, जिसमें उसकी कैपेबिलिटी होती है डिफरेंट टाइप्स की सेल में डिवाइड करने की. तो यहाँ पे कुछ एडल्ट के स्ट्रक्चर होते हैं जो डी डिफ्रेंशिएशन करते हैं और अनडिफ्रेंशिएटेड मास फॉर्म करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टीमा बोलते हैं. और वो जो ब्लास्टीमा होता है फिर वो रीडिफ्रेंशिएट करता है, दोबारा से रीडिफ्रेंशिएट करके नया टिश्यू बनाता है. सच रीजनरेशन इज रीजनरेटिंग कैपेबिलिटी ऑफ एम्फीबियन लिम्स जिसमें हम अभी आज डिस्कस करेंगे सालामेंडर के बारे में, क्योंकि हम यहाँ पे वर्टिब्रेट रीजनरेशन की बात करें. तो वर्टिब्रेट रीजनरेशन में मैं आज सालामेंडर की बात करूँगी, फिर जेब्राफिश की बात करूँगी और फिर मैमल्स की बात करूँगी. फिर आती है हमारा मोरफेलेक्सिस में क्या होता है? इसको ट्रांस डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं. यहाँ पे क्या होता है? रीजनरेशन रीपैटर्निंग के थ्रू होती है, मतलब जो एग्जिस्ट कर रहा है टिश्यू वही दोबारा से रीपैटर्न हो रहा है, ट्रांस डिफ्रेंशिएशन हो रही है. जैसे अगर हाइड्रा के केस में बोले तो हाइपोस्टोम वाली सेल से अगर उसको कट कर दिया जाता है तो दोबारा से एक न्यू हेड फॉर्म हो जाता है, तो वो रीपैटरिंग हो रही है, ना कि उसमें आगे कोई न्यू ग्रोथ हो रही है. न्यू ग्रोथ ना होके क्या होती है?
रीपैटर्निंग होती है। तो ये बेसिकली हाइड्रा में देखने को मिलता है। कंपनसेटरी रीजनरेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं वो डिवाइड करती हैं, बट अपनी डिफरेंशिएटेड फंक्शन को वो मेंटेन करके रखती हैं। डिवाइड तो करती हैं बट मेंटेन करके रखती हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स को। मतलब कि जैसे न्यूरॉन है तो वो न्यूरॉन सेल्स में ही कन्वर्ट होगा। अगर वो मसल सेल्स होती तो मसल सेल्स में डेवलप होती, स्केलेटल सेल्स होती तो स्केलेटल सेल्स में ही डिवाइड करेगी। तो वो अपनी डिफरेंशिएटेड कैपेबिलिटी को मतलब मेंटेन करके रखती है। द न्यू सेल्स डू नॉट कम फ्रॉम स्टेम सेल्स, nor do they come from de-differentiation of adult. Each cell produces cells similar to itself. No mass of undifferentiated tissue will form in this case. तो ऐसे टाइप की जो रीजनरेशन है वो हमें मिलती है मैमेलियन लीवर में। तो हम रीजनरेशन की बात करें सालामेंडर की, जो कि वर्टिब्रेट्स एम्फीबियंस में इंक्लूड होते हैं। तो इसमें एपीमॉर्फिक रीजनरेशन होती है, जिसमें क्या होता है, डे डिफ्रेंशिएट हो जाती है कोई पर्टिकुलर सेल किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन में या टिश्यू में, और वो एक अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स का मास फॉर्म करती है जिसको प्लास्टिमा बोलते हैं। तो क्या होता है, सालामेंडर अकम्प्लिश एपीमॉर्फिक रीजनरेशन बाय सेल डी डिफ्रेंशिएशन टू फॉर्म ए रीजनरेशन ब्लास्टिमा, विच इन दिस केस इज एन एग्रीगेशन ऑफ रिलेटिवली अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स। तो क्या है, जब अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स का एग्रीगेट फॉर्म हो जाता है तो उसको ब्लास्टिमा कहते हैं, जो डिराइव कर फ्रॉम होता है किससे, डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू से, दैट देन प्रोलिफरेट एंड रीडिफ्रेंशिएटेड इनटू न्यू लिम्ब पार्ट। तो जो हमारा रीजनरेशन ब्लास्टिमा है वो अराइज होता है डी डिफ्रेंशिएशन। डी डिफ्रेंशिएशन का मतलब दोबारा से कैपेबिलिटी वो लेती हैं, दोबारा से क्या होने की, अनडिफ्रेंशिएट मतलब क्या होता है, पहले डिफ्रेंशिएट सेल्स है, फिर डी डिफ्रेंशिएट फॉर्म होंगी, फिर वो अनडिफ्रेंशिएट होंगी, फिर दोबारा से डिफ्रेंशिएट होंगी। तो वो डी डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं एडल्ट सेल्स, और वो सेल डिवीजन करती हैं और री डिफ्रेंशिएशन करती हैं, और दोबारा से ऑर्गेनल्स की और ओरिजिनल सेल टाइप्स में वो कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है, यहाँ पे शो किया गया है रीजनरेशन ऑफ सालामेंडर फोरआर्म। जो एम्पुटेशन है वो शो की गई है लेफ्ट में, कि यहाँ पे एम्पुटेशन की है, मतलब कट किया गया। जब भी किसी लिम्ब को कट किया जाता है, किसी पार्ट को कट किया जाता है तो उसको एम्पुटेशन बोलते हैं। तो वो जब कट किया गया तो वो फुल्ली डेवलप हो गया एक फुल ग्रोवन लिम्ब में। तो ये शो करता है कि सालामेंडर की कैपेबिलिटी होती है रीजनरेशन की। समझते हैं कि कैसे होती है ये रीजनरेशन। तो पहले हम बात करेंगे एपिकल एपिडर्मल कैप की और रीजनरेशन ब्लास्टिमा की, मतलब कि कैसे रीजनरेशन ब्लास्टिमा फॉर्म होता है, कैसे एपिकल एपिडर्मल कैप फॉर्म होती है, क्योंकि वो मेजर रोल प्ले करते हैं रीजनरेशन में, एपीमॉर्फिक रीजनरेशन जो कि सालामेंडर में होती है। जब सालामेंडर के लिम्ब को एम्प्यूटेटेड किया जाता है, एम्प्यूटेटेड मतलब कट किया जाता है, तो एक प्लाज्मा क्लोट फॉर्म हो जाता है। फिर 6 to 12 आवर्स के बाद क्या होता है, जो एपिडर्मल सेल्स है उसमें जो एपिडर्मल सेल्स हैं, जो भी बचा हुआ स्टम्प होता है उससे माइग्रेट कर जाती है उस वाउंड सरफेस के ऊपर, और क्या फॉर्म कर देती है, एक वाउंड एपिडर्मिस फॉर्म कर देती है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर जो नर्व है जो उस लिम्ब को इनर्वेट कर रही है वो डिजनरेट होती हैं फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस प्रोक्सिमल टू द प्लेन ऑफ एम्पुटेशन, मतलब जहाँ से कट हुआ है उसके प्रोक्सिमल पार्ट पे वो थोड़े से दूर क्या हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है। फिर नेक्स्ट 4 आवर्स में क्या होता है, 4 डेज में क्या 4 डेज में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो डिग्रेड कर दिया जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स किसका, उन टिश्यूज़ का जो वाउंड एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट हैं, उन टिश्यूज़ का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो डिग्रेड कर दिया जाएगा प्रोटीएसिस एंजाइम्स के थ्रू, जिसकी वजह से क्या होगा, इसको डिग्रेड करने से क्या होगा, कुछ सिंगल सेल्स लिबरेट होंगी जो क्या करेंगी, डी डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी। ये जो सेल्स हैं इसमें बोन सेल्स भी हो सकती हैं, कार्टिलेज सेल्स भी हो सकती है, फिब्रोब्लास्ट सेल्स भी हो सकती है, मायोसाइट्स भी हो सकती हैं, जो अपनी डिफ्रेंशिएटेड कैपेबिलिटी को लूज करके डी डिफ्रेंशिएट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ जीन्स का रोल भी आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो जीन्स डिफ्रेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे MRF4 एंड MYF5, ये डाउन रेगुलेट हो जाएंगे, मतलब कम एक्सप्रेस होंगे और या फिर इनहिबिट हो जाएंगे। और जीन्स जो प्रोलिफरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर एग्जाम्पल MSX फर्स्ट, वो उनका एक्सप्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी डी डिफ्रेंशिएट सेल्स हैं उनका एक मास जनरेट होगा, सेल मास, जिसको हम ब्लास्टिमा कहेंगे और रीजनरेशन ब्लास्टिमा कहेंगे। तो इस प्रोसेस के दौरान जो वाउंड एपिडर्मिस है वो क्या कर रहा है, थिक होके एक एपिकल एपिडर्मल कैप फॉर्म कर रहा है।
तो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन अराइज होता है, एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो रीजनरेट करती हैं वो सेल्स, क्या उनमें मेमोरी होती है, क्या उनमें मेमोरी होती है, तो वो कैसे रीजनरेट करती है। तो इसका आंसर दिया था कार्ल और उसके क्लिक्स ने। उन्होंने क्या फाउंड आउट किया कि जो ब्लास्टिमा है इज नॉट ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनस और फुल्ली डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स। उन्होंने क्या बोला कि ब्लास्टिमा इज नॉट ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनस फुल्ली डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स, रेदर ये क्या है, ये रीजनरेटिंग लिम्ब में अगर हम बात करें एक्सोलोटल सालामेंडर की, तो जो मसल सेल्स हैं वो अराइज हो रही हैं किससे, ओल्ड मसल सेल से। और डर्मल सेल्स किससे राइज हो रही है, ओल्ड डर्मल सेल से। और कार्टिलेज कहाँ से राइज हो रही है, ओल्ड कार्टिलेज सेल से। मतलब कि जो पहले सेल्स थी, मतलब अगर कार्टिलेज की सेल्स थी वो क्या होंगी, डी डिफ्रेंशिएट होकर अनडिफ्रेंशिएट सेल में कन्वर्ट होंगी, और फिर वो क्या करेंगी, अगर मसल सेल्स थी तो मसल ही फॉर्म करेंगी, डर्मल सेल्स थी तो जो डर्मल ही फॉर्म करेंगी, ये नहीं है कि डर्मल मसल फॉर्म कर देंगे। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो ब्लास्टिमा है इज नॉट ए कलेक्शन ऑफ अनस्पेसिफाइड मल्टीपोटेंट प्रोजेनिटर सेल्स, rather these cells retain their specification, उनमें स्पेसिफिकेशन प्रेजेंट है। एंड ब्लास्टिमा एक हिट्रोजीनस अशॉर्टमेंट है रेस्ट्रिक्टर प्रोजेनिटर सेल्स का, ना कि होमोजीनस मिक्सचर, और ना ही वो फुली डी डिफ्रेंशिएटेड है। वो क्या है, स्पेसिफाइड सेल्स है जो थोड़े टाइम्स के लिए डी डिफ्रेंशिएट हो जाती है। ये कंक्लूजन यहाँ पे निकल के आया। इससे हमें क्या क्लियर हुआ कि वो हिट्रोजीनस है और उनमें मेमोरी होती है। फिर नेक्स्ट आता है कि कैसे ब्लास्टिमा हमारा फॉर्म होता है। तो ये जो डायग्राम है ये शो कर रहा है एनाटॉमी ऑफ द लिम्ब ब्लास्टिमा। यहाँ पे क्या शो किया गया है, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है एक रीजनरेटिंग न्यूट लिम्ब का, जिसमें जो मतलब एम्प्यूटेशन के बाद ये जो लाइन है ये शो कर रही है कि यहाँ पे एम्प्यूटेशन हुआ था, मतलब यहाँ पे कट लगाया गया था, और इसको स्टेन किया गया हेमेटोक्सिलिन और इओसिन स्टेन से। ठीक है, उन स्टेन से स्टेन करके ये देखा गया कि कैसे रीजनरेशन कैपेबिलिटी होती है इस लिम्ब में, और किया कैसे ये ब्लास्टिमा फॉर्म करती है। तो यहाँ पे डिफरेंट सेल्स और टिश्यू कंपोनेंट शो हो रहे हैं एम्प्यूटेटेड लिम्ब में। जो आउटर एपिडर्मिस थिकनिंग है जिसको हम एपिकल एपिडर्मल कैप बोल रहे हैं, वो यहाँ पे ये शो हो रही है ग्रीन कलर में, जो वाउंड को कवर करती है। फिर जो कट के प्रोक्सिमल प्लेन में एक प्री एग्जिस्टिंग डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू लाई करता है पर्पल कलर में। ये जो ये क्या है, एक डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू है जो ऑलरेडी लाई कर रहा है। फिर यहाँ पे जो ब्लू कलर है ये स्केलेटल सिस्टम को शो कर रहा है, और जो डार्क ग्रे कलर में है वो यहाँ पे नर्व्स को शो कर रहा है, और यहाँ पे जो वाइट स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है वो कनेक्टिव टिश्यू को यहाँ पे शो कर रहा है। जब ये वाउंड कवर हो जाता है और सेल्स जो है डिस्टल टिप से एग्जिस्टिंग टिश्यू से, जो एग्जिस्टिंग टिश्यू की जो मैंने बोली, जो ये पर्पल कलर में जो यहाँ पे सेल्स है जो क्या है डिफ्रेंशिएटेड है, ये क्या कर जाती है, डी डिफ्रेंशिएट हो जाती है, और ये येलो जोन में आ जाती हैं, जो फिर एक स्पेसिफाइड लीनिएज रेस्ट्रिक्टेड प्रोजेनिटर रहता है। मतलब लीनिएज रेस्ट्रिक्टेड प्रोजेनिटर का मतलब ये है कि वो जो सेल्स हैं वो ऑलरेडी स्पेसिफाइड है फॉर ईच टिश्यू टाइप, जैसे मसल प्रोजेनिटर और बोन प्रोजेनिटर और फिब्रोब्लास्ट प्रोजेनिटर। तो यहाँ पे मसल प्रोजेनिटर शो किया गया लाइट पर्पल कलर में, बोर प्रोजेनिटर है ब्लू कलर में शो किया गया है, और जो फिब्रोब्लास्ट प्रोजेनिटर है वो ब्लैक कलर में यहाँ पे शो किया गया। तो मतलब ये अलग अलग, मतलब एक पर्टिकुलर लीनेज में ही वो आगे डिवाइड होती हैं। तो ये जो प्रोजेनिटर सेल्स हैं ये एक मास फॉर्म कर देती हैं प्रोलिफरेटिंग सेल्स का, किसके अंडर, इस एपिकल एक्टोडर्मल कैप के अंडर, है ना, जो क्या करता है, एक ब्लास्टिमा सेल कंसिस्ट करता है। ये जो रेड रेड कलर में दिख रहा है ये ब्लास्टिमा सेल्स है। तो ये प्रोसेस है कि कैसे ब्लास्टिमा फॉर्म होता है और कैसे वो रीजनरेशन में हेल्प करता है। जब रीजनरेशन प्रोसेस हो रही है तो कुछ ग्रेडियंट प्रोटीन भी इन्वॉल्व होंगे जो मेजर रोल प्ले करेंगे रीजनरेशन में। तो क्या होता है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया गया था जो न्यूरल एक्टिविटी है वो नेसेसरी होती है स्टूमुलेट करने के लिए क्या, लिम्ब रीजनरेशन। बट बाद में ये आइडेंटिफाई किया गया कि न्यूरल कंडक्टेंस रिस्पॉन्सिबल नहीं है। न्यूरल कंडक्शन का मतलब क्या है, एक्शन पोटेंशियल और एसिटाइल कोलिन को रिलीज करना, क्योंकि न्यूरोल एक दूसरे के साथ सिनेप्सिस के थ्रू मतलब इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है, तब न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होते हैं। तो एसिटाइल कोलाइन हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो ये आइडेंटिफाई किया गया कि जो न्यूरल कंडक्टेंस है उसका कोई रोल नहीं होता लिम्ब रीजनरेशन में। बट बाद में ये आइडेंटिफाई किया गया कि न्यूरॉन्स कुछ फैक्टर रिलीज करती है जो बहुत ही नेसेसरी है प्रोलिफरेशन करने के लिए ब्लास्टिमा सेल्स का।
क्योंकि प्रोलिफरेशन नहीं होगा तो रीजनरेशन नहीं होगी। तो जो बेस्ट कैंडिडेट फाइंड आउट किए गए नर्व्स के लिए वो डिराइव किए गए थे ब्लास्टिमा माइटोजन से, जिसको बोला गया न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट प्रोटीन। न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट प्रोटीन, NAG, न्यूट एंड एंटीरियर ए और ग्रेडियंट जी, कोज प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लास्टिमा। और ये क्या करते हैं, नॉर्मल रीजनरेशन करते हैं लिम्फ की। तो जो न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट प्रोटीन है वो मिनिमली एक्सप्रेस्ड होते हैं नॉर्मल लिम्फ में, बट जब सेच 1 सेल्स फॉर्म होती हैं उसमें ये इंड्यूस्ड होते हैं। हमें पता है कि सेच 1 क्या है, ग्लैलियल सेल्स हैं। तो वो क्या है, वो जब वो रीजनरेटिंग एक्सोन्स को सराउंड करती हैं 5 डेज के अंदर, जब एम्पुटेशन होती है मतलब कट लगता है, काट दिया जाता है, जो रिमूव कर दी जाती है कोई भी लिम्फ पार्ट, उसके 5 दिन के अंदर जो रीजनरेटिंग एक्सोन होती है उसके अराउंड सेच 1 सेल्स क्या होती है, सराउंड होती है। तो वो इंड्यूस करती हैं न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट प्रोटीन को। मतलब सपोर्ट है कि भाई स्टिमुलेटरी रोल होता है न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट प्रोटीन का। ये जो मतलब प्रूफ है ये आया स्टडी करके, किसकी स्टडी करके, एन्यूरोजेनिक लिम्स की। एन्यूरोजेनिक लिम्ब का मतलब ये है कि जिसमें न्यूरॉन थी ही नहीं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे ये किया गया 2 एम्ब्रोनिक सैलामेंडर पे जो ज्वाइन किए गए थे पैराबोसिस के थ्रू, ये इंश्योर करने के लिए कि सिमिलर कंडीशन और सर्वाइवल होगा दोनों के लिए। एक सैलामेंडर में न्यूरल ट्यूब रिमूव की गई थी। बहुत सैलामेंडर सर्वाइव कर जाते हैं इस प्रोसेस में एंड जितनी भी लिम्स होती हैं वो ग्रो कर जाती हैं सक्सेसफुली। पर जो लिम्ब है सैलामेंडर की जिसमें न्यूरल ट्यूब जो थी वो एन्यूरोजेनिक थी, जिसमें न्यूरॉन्स नहीं थी, उसमें कोई भी न्यूरल इनर्वेशन नहीं हुआ। तो इस पे क्या जो फाइंडिंग मिली कि जो डी नर्वेटेड लिम्स थी वो रीजनरेट करने के लिए काबिल नहीं है। तो एक हाइपोथेसिस आया कि ये जो एन्यूरोजेनिक लिम्ब होती हैं ये रीजनरेट नहीं कर सकती अगर एन्यूरोजेनिक प्रोसेस पहले की गई है एम्पुटेशन से। अगर मतलब जैसे पहले न्यूरॉन को रिमूव कर दिया और फिर लिम्ब को कट कर दिया या लिम्ब को रिमूव कर दिया तो लिम्ब में कैपेबिलिटी नहीं रहती रीजनरेट करने की। तो जब रिसर्चर ने कंपेयर किया एक्सप्रेशन किसका, NAG का, जो कि न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट था नॉर्मल लिम्ब का, किसके साथ, उन डीनर्वेटेड लिम्ब्स के साथ जिसमें नर्व थी ही नहीं एंड दीज एन्यूरोजेनिक लिम्ब्स के साथ, तो उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो एन्यूरोजेनिक लिम्ब थी जिसमें न्यूरॉन थी ही नहीं उनमें यूनिकली हाई लेवल था किसका, NAG का, मतलब न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट का। इसका एक्सप्रेशन ज़्यादा था एन्यूरोजेनिक लिम्ब्स में, उनकी एपिडर्मिस में। तो लिम्ब एम्पुटेशन ये शो कर रही है कि अपॉन लिम्ब एम्पुटेशन NAG इंक्रीज हो जाता है किसमें, फर्स्ट नर्व सीट में नॉर्मल लिम्ब की, बट वॉज प्रेजेंट थ्रू आउट द ब्लास्टिमा इन एन्यूरोजेनिक लिम्ब्स। ये रिजल्ट ये सजेस्ट करते हैं कि जो NAG है न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट अलोन वही प्राइमरी माइटोजन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है नर्व डिपेंडेंट रीजनरेशन के लिए। तो और जो रिसेप्टर होता है NAG के लिए, न्यूट एंटीरियर जो हमारा ग्रेडियंट है उसके लिए, वो होता है PROD1। और ये हैज बीन डिस्कवर्ड एंड फाउंड टू बी एक्सप्रेस्ड इन प्रोक्सिमल एंड डिस्टल ग्रेडियंट इन द सैलामेंडर रिम। तो ये फॉर्म हो गया कि जो लाइगेंड रिसेप्टर रिलेशनशिप है ये कंजर्व होती है रीजनरेशन प्रोसेस के टाइम पे सैलामेंडर स्पीसीज में। जैसे कि हम इस एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं ये क्या शो कर रहा है, डिफरेंशियल एक्सप्रेशन शो कर रहा है NAG का इन एन्यूरोजेनिक सैलामेंडर रिप। इसमें क्या शो किया गया है, एक्सप्रेशन शो किया गया है NAG प्रोटीन का ग्रीन कलर में। ये जो हमारा न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट प्रोटीन शो किया गया है जो लोकेलाइज हो रहा है एक स्मॉल सबसेट में एपिडर्मल सेल्स के, नॉर्मल सेल्स में, नॉर्मल लिम्ब में और डीनर्वेटेड लिम्ब में जिसमें नर्व रिमूव की गई है, और एन्यूरोजेनिक लिम्ब में जिसमें न्यूरॉन ही नहीं है उनमें शो किया गया। तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशन जो है वो किस में है, वो मतलब वाइडली एक्सप्रेस हो रहा है किसमें, एन्यूरोजेनिक लिम्ब में, क्या, NAG। फिर यहाँ पे शो किया गया है कि जो लिम्ब है उसमें ये रिप्रेजेंट किया गया है लिम्ब्स प्रियर टू एम्पुटेशन। यहाँ पे लोअर इमेज शो कर रही है रीजनरेशन लिम्ब,
ये नॉर्मल लिम्ब है और ये एन्यूरोजेनिक लिम्ब है। तो यहाँ पे क्या शो कर रही है कि जो वाइट डॉटेड लाइन यहाँ पे है वो इंडिकेट कर रही है एम्पुटेशन का प्लेन, कि यहाँ पे यहाँ से एम्पुटेशन की गई, यहाँ से एम्पुटेशन की गई। फिर ये बोला गया है कि जो वाउंड एपिडर्मिस है WE वाउंड एपिडर्मिस इज पोजिशन डिस्टल टू दिस लाइन। अगर नॉर्मल लिम्ब रीजनरेशन की बात करें, इस लिम्ब की बात करें जिसमें नॉर्मल लिम्ब में रीजनरेशन हो रही है, तो उस टाइम पे NAG एंटीरियर न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट प्रोटीन जो है वो अप रेगुलेट हुआ है ओनली इन द सीट सेल्स ऑफ रीजनरेटिव नर्व, जो यहाँ पे N से डिनोट की गई है, बस इसमें ही वो क्या हुआ है, अप रेगुलेट हुआ है। और अगर हम इसमें देखें, और जो रेड कलर में शो किया गया है यहाँ पे, वो न्यूरोफिलामेंट्स है, उनमें लो एक्सप्रेशन हुआ है और लो मैग्निफिकेशन हुआ है। अगर हम एन्यूरोजेनिक लिम्ब में देखें तो जो NAG है वो अप रेगुलेट हुआ है थ्रू आउट दी ब्लास्टिमा, क्योंकि जो हम देख सकते हैं ग्रीन कलर जो है वो थ्रू आउट प्रेजेंट है। तो हम देख सकते हैं कि जो NAG है वो बहुत ही नेसेसरी ग्रेडियंट है क्या करने के लिए, रीजनरेशन करने के लिए सालामेंडर स्पीसीज में। फैक्टर्स डेट रीजनरेट सालामेंडर लिम्ब्स, हमें पता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस ग्रेडियंट फॉर्म, मतलब जो एक्सिस रीजनरेशन के लिए भी और नॉर्मल लिम्ब डेवलपमेंट में भी दोनों में सेम होते हैं, मतलब कि जैसे नॉर्मल लिम्ब डेवलप होती है ऐसे ही रीजनरेशन के बाद भी फैक्टर एक्ट करते हैं, और ये फैक्टर्स हैं अपोजिंग फैक्टर्स, रेटिनोइक एसिड और फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। हमें पता है रेटिनोइक एसिड हमारा प्रोक्सिमल पार्ट फॉर्म करता है और एंटीरियर पार्ट फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर करता है। कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जैसे वेंट्स और हमारे बोन मोर्फोजेनेटिक प्रोटीन हैजोग एंड नोच। ये कैसे आइडेंटिफाई किया गया, फॉर एग्जांपल एक रीजनरेटिंग सालामेंडर लिम्ब है, अगर उसको एक्सपोज करते हैं रेटिनोइक एसिड से तो जो ब्लास्टिमा है वो रीप्रोग्राम हो जाती है और एक फुल लिम्ब प्रोड्यूस कर देती है जिसमें सारे प्रोक्सिमल डिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ एम्पुटेशन। ये डिपेंड नहीं करता कि क्या पोजीशन एम्पुटेशन की, वो फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो फॉर्म करती है जिसमें प्रोक्सिमल पार्ट भी होता है और डिस्टल पार्ट भी होता है। अगर यहाँ पे कुछ BMP की जो कि बोन मोर्फोजेनिक प्रोटीन है उसकी कुछ बीड्स को ऐड कर दिया जाए और उसके प्रोटीन्स को ऐड कर दिया जाए और BMP और फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर के कम्बिनेशन को इम्प्लांट कर दिया जाए उस वाउंड साइड में जहाँ पे एम्पुटेशन हुई है सालामेंडर की लिम्ब में, तो एक एसेसरी लिम्ब फॉर्म होती है। एसेसरी मतलब एक न्यू लिम्ब फॉर्म होती है जो कि यहाँ पे पिक्चर में शो की गई है। तो ये आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ पे रेटिनोइक एसिड फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर के अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है रीजनरेशन के लिए, जैसे वेंट्स, BMP, हैजोग एंड नोच। Thank you so much for watching my videos. Please do like, share, comment and subscribe to my channel.